डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स स्टडी पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जनरल एंट्री की कुछ विशेष बिंदुओं पर आपसे डिस्कस करेंगे, जिसे जनरल एंट्री चैप्टर में बेसिकली अक्सर ही यूज़ करना पड़ता है। वे पॉइंट्स हैं सूची मूल्य। कभी कभी प्रश्न में मिलता है कि माल को हमने सूची मूल्य पे ख़रीदा, सूची मूल्य पे ख़रीदने के बाद उस पर कुछ प्रतिशत व्यापारिक छूट की चर्चा होती है, कुछ प्रतिशत नकद छूट की भी चर्चा होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसमें एक निश्चित राशि का नकद भुगतान कर दिया गया, और उसमें एक पॉइंट ये भी मिलता है कि इतनी सूची मूल्य का माल वापस किया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात है आपके लिए जानना कि सूची मूल्य क्या होता है। सूची मूल्य को इंग्लिश में लिस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उस प्रोडक्ट पर एक प्राइस पड़ा होता है, MRP बोलते हैं, मैक्स रिटेल प्राइस ना। प्रेजेंट टाइम में इंक्लूडिंग विथ ऑल टैक्सेस, उसमें सारे टैक्स लगकर उसका एक प्राइस बनाया गया होता है, और एक कंज्यूमर को, एक उपभोक्ता को उसी प्राइस पर प्रायः वे वस्तुएं खरीदने को मिलती हैं। लेकिन जब हम दो व्यापारियों के बीच में बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट पे जो मूल्य पड़ा होता है, उस मूल्य से जब प्रोडक्ट की सूची बनाई जाती है, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होते हैं और उसका रेट लिखा होता है, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट कैलकुलेट किया गया होता है, तो उस लिस्ट को ही और उस लिस्ट में पड़े हुए मूल्य को ही हम सूची मूल्य कहते हैं। मीन्स सूची मूल्य वह मूल्य है जो किसी वस्तु पर प्रिंटेड होता है, वस्तु पर छपा होता है। एक सामान्य तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अंडरस्टूड होती हैं। वे सिर्फ व्यापारियों को बातें समझ में आएंगी, क्योंकि उसका जो ट्रांजैक्शन है, इंटरनली ट्रांजैक्शन, वो व्यापारियों के मध्य ही होता है। तो उसमें दो तरह की छूट का प्रयोग किया जाता है। एक होती है व्यापारिक छूट और दूसरी होती है नकद छूट, नकद कटौती और व्यापारिक कटौती। तो इसमें थोड़ा सा इन दोनों छूट के बारे में, इन दोनों कटौतियों के बारे में समझ लेना बहुत आवश्यक है। पहला, अगर हम व्यापारिक कटौती की बात करें, व्यापारिक कटौती क्या होता है? तो एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को जो कटौती दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसे व्यापारिक कटौती कहा जाता है। व्यापारिक कटौती देने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना। मीन्स एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बहुत अधिक मात्रा में या ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचने के लिए व्यापारिक छूट प्रदान करता है। तो व्यापारिक छूट रही। दूसरी है नकद छूट। नकद छूट का उद्देश्य होता है उधार बेचे गए माल से देनदार जो बना है, उस देनदार से जल्दी मीन्स शीघ्र, अतिशीघ्र धनराशि प्राप्त करना। तो धनराशि को शीघ्र प्राप्त करने के लिए जो छूट दी जाती है उसे बोलते हैं नकद छूट, क्योंकि नकद भुगतान करने पर ही ये छूट दी जाती है। तो दोनों छूट क्लियर हो गई, एक तो व्यापारिक छूट और दूसरी नकद छूट। व्यापारिक छूट का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना, और नकद छूट का उद्देश्य होता है कि उधार रकम को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना, अतिशीघ्र प्राप्त कर लेना। ठीक है, तो सूची मूल्य आपने जान लिया। तो जो प्रिंटेड वैल्यू होती है, प्रिंट वैल्यू से जो लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है ना, और उस प्रिंट वैल्यू को ही हम सूची मूल्य बोलते हैं। व्यापारिक कटौती, नकद कटौती। नेक्स्ट, प्रतिशत भुगतान। इसका मतलब ये होता है कि व्यापारी सपोज दैट किसी से माल खरीद लेता है और माल खरीदने के बाद बोलता है कि हम आपको 60%
नकद भुगतान कर दे रहे हैं और 40% हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, इन फ्यूचर हम इसका पेमेंट करेंगे। मीन्स यहाँ पे 60% नकद भुगतान करने की बात की जा रही है और 40% उधार करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जब वो नकद भुगतान करने के बाद जिस अमाउंट पे कर रहा है, नकद छूट उसी अमाउंट पे दी जाएगी, ठीक है। और व्यापारिक छूट तो सबको दी जानी है, ठीक है। लास्ट है आपका सूची मूल्य का माल लौटाना। मीन्स अगर हमने 10 रुपए के माल को कुछ छूट काट कर खरीद लिया है तो और हमें उस माल को लौटाना है, तो हमने जिस रेट पे उस वस्तु को खरीदा है हमें उस वस्तु पे नहीं बल्कि सूची मूल्य सहित हमको लौटाना पड़ेगा, उसमें डिस्काउंट को हटाकर हमें लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों को हम देखते हैं कि जर्नल एंट्री में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल में हम इन सारी बातों को, ठीक है, मैक्सिमम बातों को देख सकते हैं। यहां पे एक एग्जाम्पल बना लिया जाता है। सपोज दैट सौरभ को 1 लाख रुपए सूची मूल्य का माल बेचा, जिस पर 10% व्यापारिक छूट तथा 5% नकद छूट का प्रावधान था। उसने 40% राशि का नकद भुगतान कर दिया। एक ये व्यवहार है, एक ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, जिस पे हम आपको दिखाएंगे हम काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब भी सौरभ को 1 लाख रुपए सूची मूल्य का माल बेचा गया तो वहाँ पर 10% जो व्यापारिक छूट दी गई, इस 10% व्यापारिक छूट को हमें फ्लैट माइनस कर देना पड़ेगा। मीन्स जो वैल्यू है इसकी, वैल्यू है 1 लाख रुपए की माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। मीन्स इसकी जो इसका जो सूची मूल्य है 1 लाख का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 10%। 10% घटाएंगे तो अमाउंट जो आएगा हो जाएगा 10,000 और इसकी जो वैल्यू बचेगी 90,000, 90,000 बचेगी। मीन्स हम जब भी क्वेश्चन में सूची मूल्य देखेंगे तो उस सूची मूल्य में से हमें जो सबसे पहला काम करना है वो करना है ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट की राशि को घटा देना है। और आपको हम बता दें कि व्यापारिक छूट की राशि घटाई जाती है लेकिन इसे जर्नल एंट्री में कहीं दिखाया नहीं जाता है। ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है भले 1 लाख रुपए सूची मूल्य का माल बेचा, लेकिन वास्तव में हमने जो माल बेचा डिस्काउंट काटकर वो 90,000 की है। तो हमारा जो फोकस है वो 90,000 होगा, क्योंकि जो प्योर अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट घटने के बाद आया है वो 90,000 आया है। नेक्स्ट बात इसमें बोला कि अगर सपोज दैट इतनी ही बात होती कि इन्होंने 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा, तो वहां पे हमें क्या एंट्री करनी पड़ती? सेम बिल्कुल उधार लेन देन की जो एंट्री करते रहे हैं वही एंट्री करनी पड़ती। मीन्स यहाँ पे हम सौरभ को माल बेच रहे हैं तो सौरभ पाने वाले हो गए, ठीक है। सौरभ पाने वाले हो गए तो सौरभ पर्सनल अकाउंट के थ्रू डेबिट हो जाएंगे, और हम सेल कर रहे हैं, सेल रियल अकाउंट है, सेल में माल जाता है, इसलिए हमारा सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सूची मूल्य का माल, सूची मूल्य का माल व्यापारिक छूट काटकर, व्यापारिक छूट काटकर बेचने पर, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि सूची मूल्य का माल है उसे व्यापारिक छूट पर उसे केवल बेच दिया गया, तो ऐसी
स्थिति में जो एंट्री हो जाएगी तो वो डेटर होगा, जिसको हमने माल बेचा वो डेटर होगा। डेटर का नाम यहाँ पे सौरभ है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करनी चाहें तो या तो डेटर होगा और यहाँ की अगर हम बात करें तो वो सौरभ होगा। सौरभ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन इसका बन जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू सौरभ एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से ये एंट्री होगी और यहाँ पे अमाउंट जो हम फिलअप करेंगे उस अमाउंट में हमें यहाँ पे 90,000 अमाउंट फिलअप करना पड़ेगा। मीन्स राशि के कॉलम में हम 90,000 लिखते हैं। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब भी हम सूची मूल्य का माल व्यापारिक कटौती घटाकर बेचते हैं तो उस टाइम एंट्री में जो अमाउंट हमें शो कराना होता है वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके अमाउंट हमें शो कराना पड़ता है। मींस जर्नल एंट्री में हमें कहीं भी ना तो डेबिट में और ना ही क्रेडिट में ट्रेड डिस्काउंट शो कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एक बात क्लियर हो गई कि ट्रेड डिस्काउंट को घटाया तो जाता है लेकिन जर्नल एंट्री में दिखाया नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नकद छूट। मैंने उसके बारे में बताया है कि अगर नकद छूट देने का उद्देश्य यह है कि धनराशि को जल्दी प्राप्त करना, मींस अगर वो नकद भुगतान करता है तो वहां पे नकद छूट दी जाएगी और अगर नकद भुगतान नहीं करता है तो नकद छूट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप जान लो कि माल उधार बेच दिया गया है और वो राशि पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि राशि मींस माल को बेचा भी जा रहा है और राशि भुगतान भी हो रही है, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं कि सूची मूल्य का माल बेचना तथा कुछ प्रतिशत राशि का भुगतान होना या भुगतान पाना। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने व्यापारिक छूट घटा दिया। व्यापारिक छूट घटाने के बाद हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ वो 90,000 अमाउंट रिसीव हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने कहा है उन्होंने 40% राशि का नकद भुगतान कर दिया। मीन्स 90,000 का 40% उन्होंने कैश पेमेंट कर दिया और 60% उन्होंने क्रेडिट कर दिया। तो हमें पता है कि जब हम कैश ट्रेड करते हैं तो कैश ट्रेड में हमें पार्टी के नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर हम क्रेडिट ट्रेड करते हैं, अगर हम उधार क्रय विक्रय करते हैं तो उसमें हमें पार्टी का नाम याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 90,000 रुपीज़ का जो गुड्स सेल किया गया है उसका 40% कितना होता है और 60% कितना होता है। तो यहाँ पे देखें, अगर इसका हम 40% कैलकुलेट कर लेते हैं तो 40% अमाउंट इसका हो जाता है 36,000। मीन्स कह रहा है कि 90,000 में से 36,000 रुपये वो नकद भुगतान कर देना चाहता है और वो उधार कितना करना चाहता है। मीन्स 90,000 का 60% अमाउंट वो उधार कर देना चाहता है जिसे वो इन फ्यूचर पेमेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54,000। मीन्स 36,000 कैश सेल की बात हो रही है, कैश सेल्स की, और 54,000 क्रेडिट सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो जितना अमाउंट ये कैश सेल करने की बात कर रहा है हमें कैश डिस्काउंट उसी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मींस 36,000 मींस 40% अमाउंट कितना होता है 36,000 होता है। तो 36,000 पे हमें कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और ये 54,000 पे हमें कैश डिस्काउंट के रूप में कुछ भी नहीं देना है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है उस टाइम पीरियड के अंदर ये पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर वो 36,000 कैश पेमेंट करने की बात कर रहा है तो इस 36,000 पे वो कैश डिस्काउंट पाने का भी अधिकारी हो जाएगा। मींस
मीन्स 36,000 अमाउंट वो कैश पे कर रहा है, तो इस पे उसको मिलती है 5% की कैश डिस्काउंट। तो 36,000 में चूंकि उसने क्विक रिस्पॉन्स किया, तुरंत भुगतान कर देना चाह रहा है, तो उसे नकद छूट मिल जाएगी। नकद छूट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो कैश डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 रुपीज, 1800 रुपीज उसे यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि उसे पेमेंट कितना करना पड़ेगा। तो मीन्स 36,000 जो उसे पेमेंट करना था उसमें से 1800 उसको डिस्काउंट मिल जाएगी, बैलेंस अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा और बैलेंस अमाउंट हो जाएगा आपका 200 और यहाँ पे हो गया 5 - 1 4 34,200 उसे अमाउंट प्योरली पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर इफेक्टिव होने की बात करें तो एक तो हम सेल कर रहे हैं, तो एक आपका सेल्स अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। दूसरा यहाँ पे कैश सेल भी हो रहा है, क्रेडिट सेल भी हो रहा है। तो कैश सेल हो रहा है तो वहां पे आपका कैश अकाउंट इफेक्टिव होगा। क्रेडिट सेल हो रहा है तो क्रेडिट सेल में हमें उस पार्टी के नाम को भी याद रखने की आवश्यकता पड़ती है। तो पार्टी का नाम है क्या? सौरभ। तो एक हमें सौरभ का अकाउंट यहाँ पे चेक देखना पड़ेगा इफेक्टिव हो रहा है। और एक जो और खाता इफेक्टिव हो रहा है वो हो रहा है डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ की जा रही है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं इस तरह से इस ट्रांजैक्शन से मीन्स सौरभ को 1 लाख रुपए जो सूची मूल्य का माल बेचा है उसमें 10% की व्यापारिक छूट दी है और उसने 40% नकद राशि भुगतान किया जिसपे उसे 40% नकद राशि भुगतान किया जिसपे उसे 5% रुपए की नकद छूट दी जाएगी। बाकी का अमाउंट जो 60% है उसे इन फ्यूचर पे करेगा, बाद में भुगतान करेगा, उस पे से कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक शर्त भी रख सकते हैं कि 3 दिन के अंदर नकद भुगतान करने पर या तुरंत नकद भुगतान करने पे 5% छूट दी जाएगी। तो ऐसी भी बातें क्वेश्चन में मेंशन की गई हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें, तो अब हम देख लेते हैं ये कौन से खाते से संबंध रखते हैं। तो आपको पहले से ही पता है, क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। सेल्स आपका रियल अकाउंट होता है, कैश भी रियल अकाउंट होता है, सौरभ पर्सनल अकाउंट होता है और ये डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे तीनों अकाउंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और इनमें हम इसके फार्मूले जो 3 गोल्डन रूल्स आपको बताए गए हैं उनको इसमें हम लगा देते हैं, तो ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स रियल अकाउंट है, सेल में माल जा रहा है, जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कैश भी रियल अकाउंट है, जब हम माल बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास आ रही है, आने वाले को डेबिट करते हैं। ठीक है, सौरभ को माल बेच रहे हैं, सौरभ माल को पाने वाले हुए हैं, पाने वाले को डेबिट करते हैं तो सौरभ भी डेबिट हो जाएंगे। दूसरा डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट हमें अलाउ कर रहे हैं, हमारे लिए नुकसान है और नुकसान को हम डेबिट करते हैं। इस तरह से डिस्काउंट भी हमारा डेबिट हो जाता है। अब इसके लिए जो जर्नल एंट्री तैयार होगी, हाँ यहाँ पे अमाउंट भी देख लेने की बात यह है। तो अमाउंट देखिए, सेल में हमें शो कराना पड़ेगा 90,000 रुपीज, क्योंकि हमने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है बट शो कराया नहीं जाता है। तो सेल्स 1 लाख रुपए का भले सूची मूल्य का माल है बट हमने सेल किया उसको कितने में? 90,000 में। कैश हमें रिसीव हुआ है 34,200 रुपीज। डिस्काउंट हमारी जो हुई है वो है 1,800 डिस्काउंट हो रही है। सौरभ को डेबिट किया जाएगा 60% अमाउंट से, जो कि हमारा 54,000 रुपीज है। इस तरह से इसकी जो जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगी। हमने बताया कि सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखते हैं, फिर क्रेडिट वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी लिख लेते हैं साथ साथ ही, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जितने का उधार माल बेचा जा रहा है उसके लिए सौरभ डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहां पे नरेशन हमारा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा। लिखेंगे हम बीइंग गुड्स सोल्ड टू सौरभ एट द रेट ऑफ 10%
ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड 40% अमाउंट रिसीव्ड आल्सो। इतना लिख देना पर्याप्त होगा कि हमने सौरभ से 10% व्यापारिक छूट और 5% नकद छूट पर माल खरीदा और 40% राशि नकद भुगतान किया। यहाँ पे मेंशन करते हैं कि बीइंग गुड सोल्ड वैल्यू रुपीज 1 लाख ऑन लिस्ट प्राइस भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। इस तरह से का नरेशन हो जाएगा। अमाउंट फिलअप कर देते हैं। कैश हमें रिसीव हो रहा है 34,200, डिस्काउंट अलाउ हो रही है 1,800 और सौरभ को डेबिट कर रहे हैं 54,000 रुपीज से सौरभ डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से टोटल सेल हो रहा है आपका 90,000 रुपीज। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइज का टोटल हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब क्वेश्चन में नकद छूट और व्यापारिक छूट दोनों दी गई होती है तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्व यहाँ पर है। ये पहली सिचुएशन ये है कि जहाँ पर केवल व्यापारिक छूट पर माल बेच दिया गया है, भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरी सिचुएशन ये है कि माल बेचा गया है व्यापारिक छूट नकद छूट पर और 5% राशि का नकद भुगतान 40% अमाउंट का नकद भुगतान भी किया जा रहा है। इस तरह से आपने एक सेल की एंट्री देखी। अभी हम एक परचेज की भी एंट्री आपसे शेयर कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं जिसमें हम कोई परचेज करते हैं, कोई परचेज का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो दोनों परचेज और सेल दोनों ट्रांजैक्शंस आपके एक साथ हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज दैट चमन से 50,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारिक छूट और 2% नकद छूट पर खरीदा तथा 60% राशि का नकद भुगतान किया। 60% राशि का तुरंत, यहां पे एक शब्द लगा लेते हैं, तुरंत नकद भुगतान किया। एक दूसरा ट्रांजैक्शन है। आपने इस ट्रांजैक्शन को में सेल देखा, इस ट्रांजैक्शंस में हम परचेज देख लेते हैं। अब हम इसके ट्रांजैक्शंस को देखेंगे कि किस तरह से हम इसके ट्रांजैक्शन को करेंगे। बोर्ड को साफ कर लेते हैं। इसमें दोनों सिचुएशंस मिल सकती हैं। इस क्वेश्चन में इवन दोनों सिचुएशंस हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है कि केवल सूची मूल्य और नकद छूट पर माल को खरीद लिया, ठीक है, लेकिन कुछ राशि का भुगतान नहीं किया है। जैसे इसमें 60% अमाउंट का भुगतान कर दिया है तो क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि 60% राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो आप देखें कि जो माल हम खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू है कितनी, 50,000 रुपीज़। और 50,000 रुपीज़ की वैल्यू है और 10% इस पर ट्रेड डिस्काउंट है, तो तुरंत चाहे हम परचेज करते हों चाहे हम सेल करते हों 10% हमें तुरंत माइनस कर देना होगा एज ए ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, 10% ही नहीं, जितना ट्रेड डिस्काउंट में परसेंटेज दिया होगा उतना हम तुरंत पहले माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 10% दिया है तो ये 50,000 का 10% हो जाएगा 5,000, हम माइनस कर देते हैं और हमारी जो प्योर वैल्यू आ रही है वो 45,000 रुपीज़ की प्योर वैल्यू आएगी। तो अगर केवल नकद छूट और व्यापारिक छूट पर खरीदने की बात की गई हो और ये भुगतान करने की बात ना की गई हो कितनी राशि का भुगतान किया गया, तो ऐसी स्थिति में केवल हम परचेज करने की एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं सूची मूल्य का माल व्यापारिक छूट काट कर खरीदने पर,
ठीक है। यहाँ पे हम खरीदने की स्थिति में देख लेते हैं कैसे खरीदते हैं। खरीदने पर यहाँ पे माल जब खरीदेंगे आप तो एक तो आपका परचेज होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और जिस व्यक्ति से आप माल खरीद रहे हैं उस व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, खरीद रहे हैं आप चमन से, टू चमन। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चमन एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इतना ही लिखना पर्याप्त है क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इतना भी लिखने से काम चल जाएगा। और अमाउंट यहाँ पर जो मेंशन किया जाएगा वो किया जाएगा 45,000 रुपीज़। ये इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आप जान लें कि अगर हम खरीदते भी हैं तो अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही हमको जनरल एंट्री में अमाउंट शो कराना है। मैंने पहले भी बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस तो कर दिया जाता है बट जनरल एंट्री में शो नहीं कराया जाता है। अब हम आते हैं प्योर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50,000 सूची मूल्य का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट पे सेल किया जा रहा है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ये 50,000 का जो गुड्स हमारा वो 45,000 का हो चुका है। अब इसमें क्या रहा है कि 60% अमाउंट का ये कैश पेमेंट करने की बात कर रहा है। तो हम देख लेते हैं 45,000 का 60% अमाउंट कितना होता है। तो 60% कैश सेल हो रहा है और 40% क्रेडिट सेल हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, अगर 60% कैलकुलेट करने की बात करें तो 45,000 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं 60%। तो 60% अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 00 30 24 27,000 मीन्स 27,000 का कैश सेल हो रहा है। और 40,000 की अगर हम बात कर लें क्रेडिट सेल की, तो 40,000 में ये 55,000 का हम कैलकुलेट कर लेते हैं 40%। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 25 18,000 मीन्स 27,000 का कैश सेल हो रहा है और 18,000 का क्रेडिट सेल हो रहा है। ये दो अमाउंट आपके पास हैं, 27,000 और 18,000। ठीक है, 27,000 चूंकि कैश सेल हो रहा है, सॉरी कैश परचेज कर रहे हैं, तो जितना हम कैश परचेज कर रहे हैं कैश डिस्काउंट हमें उसी पर मिल सकेगी। तो 27,000 पे हम कैश डिस्काउंट को देख लेते हैं। कैश डिस्काउंट आपका है 2%, तो कैलकुलेट कर लेते हैं 2%। तो इसका अमाउंट जो बन जाएगा 540 का आपको मिल सकता है यहाँ पे कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहां हमें 27,000 रुपीज परचेज करने के बाद पे करना था, वहां पे हमें 540 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। अब हमें जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो अमाउंट हो जाएगा 10 - 4 6, यहाँ पे 9 9 - 5 4, और ये हो गया आपका 6 और 2 मीन्स 26,460 रुपीज हमें वहां पे करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले हम सूची मूल्य में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। 5% में ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 45,000 हो गया। अब इस 45,000 का हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितना वो अमाउंट कैश पे कर रहा है, तो 60% कैश पे रहा है 27,000, 40% वो क्रेडिट कर रहा है, उधार कर रहा है, तो वो 18,000 आपका आ जाएगा। जो 27,000 हम कैश पे करने की बात कर रहे हैं उस पे हम कैश डिस्काउंट पाने का अधिकारी हो जाएंगे। तो 27,000 का हमने 2% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया, वो अमाउंट आ गया 540, माइनस करने के बाद हमें जो पे करना पड़ेगा वो 26,460 रुपीज पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से खाते हैं हमारे, कौन कौन से आइटम्स हैं जो इफेक्टिव हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो हम परचेज कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारा परचेज अकाउंट इफेक्टिव हो रहा है। दूसरा हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारा कैश अकाउंट भी। तीसरा हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट इफेक्टिव होगा। और चौथा, चूंकि हम उधार खरीद रहे हैं तो जिस व्यक्ति से हम उधार खरीद रहे हैं हमें उस पार्टी का नाम भी याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से ये 4 खाते हैं जो कि यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम देखें तो परचेज रियल अकाउंट होता है, कैश भी
रियल अकाउंट होता है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और चमन पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग सूत्र जो हैं उसको हम यहाँ पे लगा के देख लेते हैं कौन सा खाता हमारा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। चूंकि हम परचेज कर रहे हैं, परचेज में माल आता है, रियल अकाउंट के थ्रू क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश जा रही है, रियल अकाउंट के थ्रू जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट हम पा रहे हैं, ठीक है, जब हम माल खरीदेंगे और पैसे का भुगतान करेंगे छूट हमें मिलेगी, तो डिस्काउंट हम पा रहे हैं, तो डिस्काउंट पा रहे हैं तो हमारा फायदा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और चमन पर्सनल अकाउंट देने वाले हैं, इसलिए चमन भी क्रेडिट हो जाएंगे। और इसका अमाउंट देख लेते हैं, अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल हमने 45,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया है, जिसमें कैश हमें पे करना पड़ेगा 26,460 रुपीज़, डिस्काउंट हम जो रिसीट कर रहे हैं 540 रुपीज़ की, और जो क्रेडिट सेल हो रहा है वो 18,000 रुपीज़ का हो रहा है। अब इसे हम जनरल एंट्री में मेंशन करके देखते हैं कि जनरल एंट्री हमारी कैसे बनेगी। क्योंकि परचेज डेबिट है, यहाँ पे हम करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू हम कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट हमें रिसीव हो रही है तो टू डिस्काउंट अकाउंट, टू चमन, क्योंकि चमन से हम खरीद रहे हैं, ठीक है। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चमन, ठीक है, ₹50,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड 40% अमाउंट पेड आल्सो, ठीक है। हमने जो किया वो लिख दिया कि हमने चमन को 50,000 रुपए का, चमन से 50,000 रुपए का हमने माल खरीदा है, 10% व्यापारिक छूट है, 2% नकद छूट है और 40% राशि का हमने भुगतान भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट हम फिलअप कर लेते हैं। हमने परचेज किया, वो अमाउंट है 45,000 का हमने परचेज किया है। कैश हमने कितना पे किया है, यहाँ पे आप लिख रखे हैं 26,460 रुपीज़ कैश पे किया है। डिस्काउंट हमने रिसीट की है 540 रुपीज़ की, और क्रेडिट चमन क्रेडिट हो जाएंगे 18,000 से। इसको कैलकुलेट करने के बाद 45,000 रुपीज़ आपके आने चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि सूची मूल्य पर माल खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसमें व्यापारिक छूट और नकद छूट दोनों का ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। और कुछ पेमेंट अगर भी करते हैं तो वहाँ पे कैश डिस्काउंट आती है, और उस कैश डिस्काउंट का हम पेमेंट कैसे, कैश डिस्काउंट को कैसे हम वहाँ पे हैंडल करते हैं, ये चीज़ हमने देखा। इसका एक पॉइंट रह जा रहा है, सूची मूल्य का माल लौटाया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सूची मूल्य का माल लौटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हमने परचेज किया है, ठीक है, परचेज किया है, तो यहीं पे एक ट्रांजैक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं कि 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया, ठीक है। 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल वापस किया। अब आपने एंट्री तो कर रखी है 45,000 रुपीज़ की, ठीक है। 45,000 रुपीज़ में आपने देख रखा है कि हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके एंट्री कर रखी है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 45,000 रुपीज़ जो है, इस 45,000 रुपीज़ का हम देखते हैं अनुपातिक दृष्टिकोण से ये 10,000 कितने का होगा। तो भाई हमने 45,000 रुपये का माल खरीदा है, तो 45,000 रुपये के माल में आप देखें कि 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल कितने का होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे आप, 10,000 रुपये सूची मूल्य का माल है तो 10,000 रुपये का भी यहां पे आप कैलकुलेट कर देंगे कितना, 10,000 रुपये माइनस
यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना था 10%, तो आ जाएगा कितना 1000। मीन्स लिख तो रहा है कि 10,000 रुपए सूची मूल्य का माल वापस किया, लेकिन हम वास्तव में सेल्स रिटर्न की परचेज रिटर्न की एंट्री कितने अमाउंट से करेंगे 9,000 रुपीज करेंगे। जो सूची मूल्य है उसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे आपके एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट पर। तो यहाँ पे जो एंट्री हमको करनी पड़ जाएगी, चूंकि यहाँ पे परचेज रिटर्न हो रहा है और जो पाड़ने वाली पार्टी है वो पर्सनल अकाउंट होगी, तो उसे हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और परचेज रिटर्न रियल अकाउंट है और आपके पास से माल जा रहा है तो यहाँ पे इसे हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, हम चूंकि सूची मूल्य का माल वापस कर रहे हैं और ये खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तो हम चमन को वापस करेंगे। तो ऐसी एंट्री में, ऐसी स्थिति में हम एंट्री करेंगे चमन डेबिट, क्योंकि चमन पाने वाले हो रहे हैं, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू चमन ना, बीइंग गुड्स रिटर्न टू चमन वैल्यू ₹9,000, लिस्ट प्राइस ₹10,000। इस तरह से आप मेंशन कर देते हैं कि हमने 9,000 रुपए का माल आपको वापस किया है जिसका लिस्ट प्राइस 10,000 रुपया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सूची मूल्य से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं लगभग सबको हमने हैंडल कर लिया है। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखें और इसे, ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको आप सॉल्व करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम सूची मूल्य पर आपके टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे, जिससे आपके लिए इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और जो बातें नहीं समझ में आई हो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।